हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट 08 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाला है। अब तक हमने 07 तक टेस्ट को डिस्कस कर लिया है और होप आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी कम समय रह गया है इस समय और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपका। जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके साथ साथ आपके जो भी रह गए नोट्स हैं या फिर जो भी आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हुए हैं, सारा कुछ चीज़ों का आप बिल्कुल एक तरीके से समराइज करके और अच्छे जल्दी से जल्दी जो है उनको पूरा प्रॉपर रिविजन करते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए इस समय। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट 08 के बारे में। और इससे पहले के टेस्ट 07 में कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे, मिस्टेकली वो रॉन्ग आंसर हो गया था उनका। ठीक है, तो उसको भी हम लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए थे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 08 के लिए। और नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन इज, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एक या दो क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हर सब्जेक्ट्स में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके होंगे या फिर काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कार्बन पाथवे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितनी बार कार्बन पाथवे को एक तरीके से चलाना पड़ेगा। तो आपको आपने पढ़ा होगा कैल्विन पाथवे, जहाँ पे CO2 की फिक्सेशन होता है। ठीक है, CO2 का फिक्सेशन यहाँ पे इस पाथवे में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज यहाँ के फॉर्मेशन होता है, उसके लिए आपको कितनी बार कार्बन पाथवे चलानी पड़ेगी। तो आपको पता होगा बेसिकली, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख रहे हो तो वहाँ पे लिखा है 66H12O6। ओके, 6H12O6 लिखा है। यहाँ पे बेसिकली 6 कार्बन है। ठीक है, और आपने देखा होगा कार्बन पाथवे में CO2 का फिक्सेशन होता है। तो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए हमें एक बार साइकिल चलती है, यानी अगर 6 टाइम यहाँ पे साइकिल ऑपरेट होती है तो हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है। यानी 6 टाइम अगर आपका कार्बन पाथवे रन करेगा तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। और हमसे यहाँ पे 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब आपकी 18 टाइम्स, ठीक है, 18 टाइम्स यहाँ पे साइकिल चलेगी। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलेंगे। राइट आंसर इज सी। एक या दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बट ओवरऑल आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इजी थ्योरी क्वेश्चंस कर लीजिए, इसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम। नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, जो आपके डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा हीट वाले इन्वायरमेंट में होते हैं, लाइक जो थर्मल स्प्रिंग्स में होते हैं। वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो डीएनए पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर में अलग तरीके के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनका जो एक तरीके से आप जानते हो कि एंजाइम प्रोटीन से बना होता है, अगर वहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो उसका डिनेचुरेशन हो जाता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है और फिर एंजाइम की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे बेसिकली मॉडिफाइड डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जिसे हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। और ये आपका कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? बेसिकली यहाँ पे थर्मस एक्वाटिकस से यहाँ पे जो है इसको निकाला जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जी। तो एलर्जी के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पे आपके पास देखने को मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। IgE एंटीबॉडी यहाँ पे जो है आपको एलर्जी के रिस्पॉन्स में आपको जो है निकलता है। और जितनी भी तरीके की एंटीबॉडी हैं आपके बॉडी में, चाहे वो मैक्स अबेंडेंट पाई जाती हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती हैं, तो एंटीबॉडी रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। Then next question is, the conversion of milk into curd increase its nutritional ability to due to increase in। बेसिकली जब आप देखते हो मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा दही डालते हैं जिसे हम बोलते हैं इनोकुलम डोज जिसे बोला जाता है, याद रख लेना। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम एक तरीके से स्टार्टर डोज या फिर इनोकुलम डोज बोलते हैं, जहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को पहले डाला जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपने आप को रिप्लिकेट करके और फिर पूरी मात्रा यानी कि पूरे दही में फैल जाते हैं। और इसकी वजह से जो आपका यहाँ पे कर्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम इनोकुलम डोज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इंक्रीजेस इट्स न्यूट्रिशनल एबिलिटी, बिल्कुल बढ़ा दिया जाता है। उसमें कौन सी यहाँ पे न्यूट्रिशनल एबिलिटी बढ़ जाती है? तो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा कि विटामिन B12। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसकी मात्रा यहाँ पे दही में हमें ज़्यादा मिलती है एज कंपेरेबल टू द मिल्क। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, एनर्जी इंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू द व्हिच ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी जो होती है आपके इकोसिस्टम में इंटर करती है कौन से ट्रॉपिक लेवल के? तो आपने देखा होगा इकोसिस्टम में कई सारे ट्रॉपिक लेवल होते हैं, प्रोड्यूसर होता है, हर्बीवोर होते हैं, इसके साथ आपके पास कार्निवोर होते हैं। तो जो एनर्जी की एंट्री होती है वो किस लेवल पे होती है? तो आपको पता होगा दैट विल बी एट अ प्रोड्यूसर लेवल, जहाँ पे आपका जो प्लांट आता है, प्लांट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, फिर उसका फूड बनाते हैं, फिर आगे के जो लेवल्स होते हैं वहाँ पे आपका फूड जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपको बताना है, तो जो टिश्यू वाला चैप्टर है बेसिकली जो उसका पोर्शन पड़ता है, कितने तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फंक्शन है, इस वाले पोर्शन को भी अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट प्रॉब्ली एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। क्वेश्चन आपके पास है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपसे पूछा गया यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन में है न्यूरॉन्स हैं, इसके साथ आपके पास नेफ्रॉन है, ब्लड है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा ब्लड, बोन, कार्टिलेज ये सारे के सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहेली एंड ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाई। सहेली आपको पता होगा ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो कि आपके किसने डेवलप किया था, तो ये इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा, CDRI लखनऊ यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है, उसने यहाँ पे इस तरीके की पिल्स को यहाँ पे डेवलप किया था जिसका नाम सहेली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के फिनोमेना यहाँ पे कौन से किस में देखने को मिलता है आपको। ऑप्शन आपके पास है एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट विल बी एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन की जो फिनोमेना हमें ये एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। सबसे ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मैनग्रोव वेजिटेशन में, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में या फिर टुंड्रा रीजन्स में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको पता होगा, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं लाइक अमेजोन, इस तरीके के जो जंगल हैं ये सारे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और इसका जो एक तरीके से इकोसिस्टम होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अलग अलग टाइप्स के वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो आपकी बायोडाइवर्सिटी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज। जो न्यूरोस्पोरा होता है ये आपका, ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडीज के लिए, जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है, जेनेटिक की पढ़ाई की जाती है इसके ऊपर। प्रोटोजोआ के अंदर कौन सा ग्रुप में आता है ये प्रोटोजोआ के अंदर आपका एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड आपके पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हेटेरोसिस्ट है, मीसोसोम्स है, राइबोसोम है या फिर कोनोडियोस्पोर है। इसका जो राइट आंसर होगा आपने देखा होगा हेटेरोसिस्ट, यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया गया ये आपका स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि आपका स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट दैट इज हेटेरोसिस्ट। नेक्स्ट आपके पास है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ। मलेरिया यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, किसको द्वारा ट्रांसमिट होता है आपको बताइए, इंसेक्ट वेक्टर होते हैं, उसमें भी कौन से आते हैं आपके पास, तो फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो, ऑप्शन इज द बी, ओके, फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड। आपको बताना है प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम्स। बेसिकली आपने देखा होगा एंजाइम्स आपके प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, और उसमें भी कई तरीके के वहाँ पे कोफैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी एंजाइम अकेले प्रोटीन से नहीं आता, ठीक है, उसमें कई सारे कोफैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके एंजाइम की एबिलिटी को और ज़्यादा फास्ट बना देते हैं या फिर उसकी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कोफैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं कितने कोफैक्टर्स बताए गए, 3 है, जिसमें आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है, मेटल लाइन्स वगैरह, को एंजाइम आ गए, ये सारे के सारे आपके कोफैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिसमें प्रोटीन पार्ट ऐड होता है, इसके साथ आपके नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड होते हैं, और दोनों मिला करके आपका एक कंप्लीट बनाते हैं जो कि आपका आगे फंक्शनल होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन पार्ट होता है आपका एपो एंजाइम, ठीक है, जिसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं, ये आपका प्रोटीन पार्ट होता है, और जो को एंजाइम होता है ये आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और ये दोनों मिला करके आपका होलो एंजाइम बनाते हैं, जिसे हम होलो एंजाइम बोलते हैं, और यही आपका फंक्शनल एंजाइम होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द एंजाइम व्हिच ब्रेक लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऐसा एंजाइम जो कि आपके बड़े से बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है वाटर की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ वाटर, उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, सिंपल है, उसे हम हाइड्रोलेज बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है एन इन सितु मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज। इन सितु मेथड ऑफ कंजर्वेशन और एक्स सितु मेथड ऑफ कंजर्वेशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे बेसिकली एग्जांपल्स ही पूछे जाएंगे कि इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है या फिर एक्स सितु कंजर्वेशन एग्जांपल बताइए। तो इन सितु कंजर्वेशन बेसिकली कोई भी अगर एनिमल इंडेंजर्ड स्पीसीज में या उसके ऊपर खतरा या एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो उसको हम अगर उसी की जगह पे वहाँ पे संरक्षित कर दिया जाता है, उसी के एरिया में संरक्षित कर दिया जाता है, हम उसे कहीं बाहर नहीं ले जाते, तो आपका इन सितु कंजर्वेशन में आता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास है दैट इज नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, ये आपका इसका आंसर होगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एन सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बताया जाना है आपको कौन से यहाँ पे ऑर्गेनल के पास सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस के पास भी डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेरोक्सिसोम के पास यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट टू द डिकम्पोजिशन। यहाँ पे कौन सा आपका बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है डिकम्पोजिशन, जिसका आपका डिकम्पोजिशन इतना आसानी से नहीं होता है। तो ऑप्शन आपके पास है लिपिड्स है, लिग्निन है, डाइसैकेराइड्स है और प्रोटीन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका लिग्निन। लिग्निन का डिकम्पोजिशन इजीली नहीं होता है, बाकी आप जितने भी हैं लिपिड्स होगा, डाइसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, इन सब का डिकम्पोजिशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज माइकोरिजा रिफर्स टू द एसोसिएशन बिटवीन। आपको पता होगा माइकोरिजा आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और ये आपका किसके बीच में पाया जाता है, ये आपका फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ओके, ये आपको याद रखना, रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंगस के बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच इम्यूनो सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। यहाँ पे कौन सी इम्यूनिटी सेल जो होती है आपकी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज बी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स आपकी जो होती हैं आपके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। टी सेल्स एक तरीके से वहाँ पे हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, वो डायग्राम एक बार देख लेना जो आपकी टेबल बनाई गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। और यहाँ से पूछा गया है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होती है, ठीक है, जिसके पास 2n कंडीशन होता है, और इसका होता है मियोसिस। और अगर आपको पता होगा मियोसिस में कितने सेल बनती हैं, 4 सेल बनती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच हार्मोन काजेज द रप्चर ऑफ मेच्योर फॉलिकल ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के पीक पे वहाँ पे जो रप्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा हार्मोन का जो लेवल होता है सबसे ज़्यादा होता है और उसकी वजह से ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपने देखा होगा, दैट इज LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि आपका 14th डे पे सबसे पीक पे होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड इन द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स टू प्रिवेंट ओवुलेशन। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की जाती हैं ओवुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, और उसके अंदर में हार्मोन्स होते हैं। तो कौन से हार्मोन होते हैं वो आपके बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, जो कि आपके ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच एंजाइम डिफिशियंसी कॉजेज फिनाइल कीटोनूरिया, जिसे हम PKU बोलते हैं, और किस एंजाइम की डिफिशियंसी से आपको फिनाइल कीटोनूरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एंजाइम नेम इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग ऑफ। सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे जो होता है बेसिकली किसकी प्रॉब्लम्स होता है, जो आपकी हीमोग्लोबिन की चेन होती है, अल्फा चेन बीटा चेन होती है, यहाँ पे अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका जो सिकल यानी कि जो आपका RBC होता है ये आपका सिकल शेप में हो जाता है, ठीक है। और ये आपका किस में होता है, ये आपका हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से आपको सिकल सेल की प्रॉब्लम होती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिकल सेल एनीमिया जिस पर्सन को हुआ होता है उसको मलेरिया नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये अब थे आपके 24 बायो के क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री के सेक्शन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द केमिस्ट्रीज व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो ऑप्शन आपके पास है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन जो आपका ये एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, बाकी आपके जो ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में आपका कौन सी गैस यूज की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एसिटिलीन, जैसे बोलते हैं C2H2। इस गैस का यूज करते हैं हम वेल्डिंग पर्पज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बता दें आपको कौन सी है। सो ऑप्शन आपके पास है Na2O, ZnO, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जिंक ऑक्साइड, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बाकी आपका सोडियम ऑक्साइड आपका बेसिक ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिडिक आता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका एसिडिक आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आते हैं प्लैटिनम है, निकल है, आयरन, कॉपर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका निकल, ठीक है, निकल का यूज किया जाता है बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन ऑफ ऑयल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या आपके पास है। सो ऑप्शन आपके पास मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एयर है, इसके साथ आपके पास साल्ट का सॉल्यूशन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका मिल्क।
मिल्क इज द राइट आंसर, ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हैवी वाटर जो होता है, ये आपका नॉर्मल वाटर नहीं होता है, ये आपका हैवी वाटर होता है। का फॉर्मूला क्या है आपके पास है हैवी वाटर का? हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? दैट विल बी D2O। ठीक है, D2O बोलते हैं, ये आपका हैवी वाटर होता है। देन अगला क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? सो आपको बताओ ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक्स? कौन से नॉन मेटल का यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मैच स्टिक्स? तो आपने माचिस देखे होगा, तो वहाँ पे जो साइड साइड में रेड कलर का लगा होता है वो आपका बेसिकली फॉस्फोरस होता है। ठीक है, जिसका पर्पस इग्नाइट करने के लिए होता है, जलाने के लिए होता है, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? बेसिकली रबर सॉफ्ट होती है, आपको अगर उसको हमें और ज़्यादा मजबूत हार्ड बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर हम मिक्सिंग करते हैं। और किस चीज़ का मिक्सिंग किया जाता है? बेसिकली यहाँ पे सल्फर, ठीक है, सल्फर के एडिशन होता है, उसे हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, और इसका पर्पस होता है फॉर द उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए, ड्यूरेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक मास? सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसके पास है? सो ऑप्शन में आपके पास आयरन, कार्बन, यूरेनियम, हाइड्रोजन। तो इसका जो इंपॉर्टेंट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज का आपका एग्जांपल बताने क्या है यहाँ पे? मेल्टिंग ऑफ आइस है, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, बर्निंग ऑफ वुड है, या फिर डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर। तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा इसका क्या होगा? बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि फिजिकल चेंज में सिर्फ फॉर्म या शेप चेंज होती है, लेकिन केमिकल चेंज में पूरी तरह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, या फिर वो चीज़ वापस नहीं आती। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, और ये आपका इसका आंसर होगा बर्निंग ऑफ वुड। नेक्स्ट आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स? कई सारी तरीके की फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं मार्केट्स में, उसमें से आपको आंसर क्या होगा आपका बताना है। ऑप्शन आपके पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन होगा इसका बेस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोडियम बेंजोएट का यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, नेक्स्ट आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक नेचर? कौन सी ऑक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक नेचर की आपके पास है? सो SiO2 है आपके पास, जर्मेनियम डाइऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेड डाइऑक्साइड आपका ये आता है एक तरीके से एम्फोटेरिक नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फाइब्रस प्रोटीन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज? फाइब्रस प्रोटीन आपके पास कौन सी है? ऑप्शन आपके पास हीमोग्लोबिन है, एल्बुमिन है, इंसुलिन है, और कैरेटिन है। सो फाइब्रस प्रोटीन में आपके पास बताना है कि फाइब्रस प्रोटीन आपकी कैरेटिन होती है, जो कि आपके बाल, ठीक है, बाल में पाया जाता है, या फिर जो जानवर होते हैं उनके जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, उसमें अंदर पाया जाता है ये कैरेटिन प्रोटीन। ये आपकी फाइब्रस प्रोटीन होती है, जो कि आपकी अनडिजॉल्व होती है। बाकी आपके हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, इंसुलिन, या सारे आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फिनॉल विद कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें यहाँ पे पिक्रिक एसिड देखने को मिलता है। बेसिकली अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये आपका फिनॉल हो गया। ठीक है, ये आपका फिनॉल हो गया, और जब आप इसके साथ HNO3 या फिर H2SO4 साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दैट विल बी NO2 प्लस बनता है। और ये आपका जा करके इसके ऊपर लगता है, क्योंकि OH ग्रुप जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे जब, और आपको पता होगा अगर NO2 प्लस यहाँ पे बना हुआ है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और बेंजीन रिंग पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसको दिख रहा है, तो ये बेंजीन रिंग पे जाएगा और 3 पोजीशन पे यहाँ पे ऐड हो जाता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो अगर ये स्ट्रक्चर बनता है लास्ट में, ठीक है, यह बनाते हैं यहाँ पे OH हो गया, ये आपका NO2 यहाँ पे लग गया, ठीक है, सेकंड ऑर्थो पोजीशन पे लग गया, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लग जाता है, और इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दैट विल बी पिक्रिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ मेथेन। 2 मोल्स ऑफ मेथेन के मास को आपको बताना क्या होगा? सो 1 मोल ऑफ मेथेन कितना होता है? 1 मोल ऑफ मेथेन 16 ग्राम होता है। आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो CH4 होता है, कार्बन का 12 होगा, और हाइड्रोजन का 4 होगा। ठीक है, तो 16 होगा ये 1 मोल का। 2 मोल का पूछा गया तो आपका 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 32 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास है द ट्रांजिशन मेटल आर फाउंड इन द व्हिच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल? ट्रांजिशन मेटल आपके कौन से ब्लॉक में देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के? तो दैट इज राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स इन्हें बोलते हैं।
ये आपके डी ब्लॉक जो होता है इसे हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोफी। एंट्रोफी क्या होती है, बेसिकली आपकी रेंडमनेस होती है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा किस सिस्टम में पाई जाती है, आइस, वाटर, स्टीम, लिक्विड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दैट विल बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टीम। स्टीम में आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंट्रोफी देखने को मिलती है, जहाँ पे रेंडमनेस सबसे ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आज़ाद होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच टर्म डिस्क्राइब अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट अ टेम्परेचर। यानी आपको उस सोल्यूशन का क्या नाम बताना है जिसमें हमने इतना सोल्यूट ऐड कर दिया है कि अब वो और ज़्यादा ऐड नहीं हो सकता है किसी दिए गए टेम्परेचर पे, ठीक है। याद रखना पॉइंट क्या है, एट अ टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो और ज़्यादा सोल्यूशन को मतलब सोल्यूट को ऐड कर लेगा। तो एट अ टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, एक समय के बाद वहाँ पर और ज़्यादा हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बॉन्ड जॉइंस बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स। दो मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड है आपके पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका दैट विल बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा आपके पास है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर मिथाइल ग्रुप। राइट आंसर विल बी 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है और इसको अच्छे से याद रखना। आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2-3 कार्बन कैटायन दे देंगे और फिर उसका ऑर्डर पूछ सकते हैं या फिर अरेंजमेंट पूछ सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है व्हिच ऑफ द इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। ये पूछा गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो सिंपल सा सबसे पहले इसका ट्रिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल किसके पास ज़्यादा जाएगा, जिसके पास उसे इलेक्ट्रॉन देखने को ज़्यादा मिलेगा। सो आपको बताने ऑप्शन में आपके पास है नाइट्रोबेंजीन है, टॉल्विन है, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पे जो ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा रहेगा, जो ग्रुप को एक्टिवेट करेगा यानी कि बेंजीन रिंग पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को देगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टॉल्विन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, इसका स्ट्रक्चर में लगा होता है ऊपर CH3 जो कि आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है और इस तरीके से आपका बेंजीन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है, यानी मोस्ट रिएक्टिव देखने को मिलता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन आपके पास अगला क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर देखा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपके क्या आते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जिसे हम अलग कर सकते हैं या देख सकते हैं आप, दैट इज ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ये दोनों मिलते नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर में आपका एयर हो गया या आपके पास है, ठीक है, मिल्क हो गया, साल्ट वाटर हो गया, ये सारे आपके जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल मिले हुए होते हैं और आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बैलून्स बिकॉज इट इज लाइट एंड नॉन रिएक्टिव। ये गैस नॉन रिएक्टिव होती है और काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए इसे हम बैलून्स में यूज़ करते हैं। तो कौन सी गैस होती है, ऑप्शन आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका दैट विल बी हीलियम। यहाँ पे हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ बैलून फिलिंग्स के लिए, ठीक है। ये थे आपके अब तक के केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर, ठीक है। एक फोर्स लगाया है 50 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो 10 मीटर तक का डिस्प्लेस हो गया। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स। कितना यहाँ पे वर्क डन हुआ है, तो आपको पता होगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और ये आपका कितना आ जाएगा, फोर्स आपके 50 न्यूटन लगाया है, इसके साथ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी का वहाँ पे वर्क डन हुआ है, 500 जूल, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 273 केल्विन। 273 वैल्यू यहाँ पे बताना है, केल्विन में है और इसको आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है। सो ऑप्शन आपके पास है 100 केल्विन, 10 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द चार्ज्ड स्फीयर। यानी आपको बताना है किस लॉ का यहाँ पे यूज किया जाता है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी भी चार्ज स्फीयर में। सो ऑप्शन आपके पास है कुलॉम्स लॉ का, गॉस लॉ का या फिर एम्पियर्स या फिर फैराडेज लॉ का। सो यहाँ पे बेसिकली हम यूज करते हैं गॉस लॉ का, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉस लॉ का यहाँ पे यूज किया जाता है किसी भी चार्ज सरफेस से हम कैलकुलेट करते हैं कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यहाँ पे कौन सा एग्जांपल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स,
इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई, रेड कलर ऑफ सेटिंग सन। सो बेसिकली यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बाकी सारे में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की यूनिट आपके पास क्या है, तो ऑप्शन में वोल्ट मीटर है, न्यूटन पर कूलम्ब है, या फिर फैराड है, या फिर आपके पास है वेबर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की जो यूनिट होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट विल बी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिकल करंट इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब फॉर द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। ठीक है, आपको बताना है बेसिकली कितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे यूज होगा। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सोर्स है, आपका सोर्स सप्लाई कितना है 220 वोल्ट है, इसके साथ उस बल्ब का जो फिलामेंट है उसका कितना रेजिस्टेंस आपके पास है 1200 ओम का है। तो सिंपल फॉर्मूला आपके पास देखा होगा, V इक्वल टू आई आर का यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ से हम करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। सो I इक्वल टू V अपान आर, और आपके पास जो वोल्टेज है 220 का वोल्टेज है, इसके साथ आपके पास रेजिस्टेंस 1200 ओम का है, और जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ। अगर आप किसी कोई भी मैग्नेट लेते हो जिसके पास साथ यहाँ पे जो उसका दोनों पोल्स हैं, ठीक है, और अगर आप उसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो आपका किस डायरेक्शन में अलाइंड होता है, ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा अर्थ के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके इन्फ्लुएंस में जो आपका मैग्नेट होता है ये आपका नॉर्थ साउथ में खुद को अलाइन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज सच एज दैट बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, ऐसे साइंस, वो साइंस की क्या ब्रांच है जो कि आपकी डील करती है फोर्सेस के साथ जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है। रेस्ट पे अगर कोई बॉडी होती है तो और वहाँ पे आपका कौन सी साइंस लगती है, तो आपके स्टैटिस्टिक्स में आता है। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक्स में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टैटिक्स में आता है। बाकी आपका जो डायनेमिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होता है, इसके अंदर में जो बॉडी मूव कर रही होती है और वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसकी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एमसीबी। तो एमसीबी आपने देखा होगा सबके घर में लगी होती है, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका क्या यूज होता है, क्यों होता है ऐसा, बेसिकली यहाँ पे फ्यूज हटा करके बेसिकली एमसीबी लगा दिया था, काफी एडवांस वर्जन होता है ये आपका फ्यूज का। और इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज वोल्टेज, कंट्रोल करंट फ्लो मैनुअली, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ ड्यूरिंग ओवरलोड ऑफ सर्किट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी इज द, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती है, कट हो जाती है, गिर जाती है अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई आ गया या कहीं भी पूरे घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा सेफ फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेज डू नॉट एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसमें से कौन सी रेज होती है आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं करती है। सो ऑप्शन आपके पास है विजिबल लाइट है, एक्स रेज है, रेडियो वेव्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज है। इसका जो बेस्ट आंसर होगा आपका दैट विल बी अल्ट्रा वायलेट रेज। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा ओजोन की लेयर होती है और वो आपके अल्ट्रा वायलेट रेज को एक तरीके से फिल्टर कर देती है, मिनिमम कर देती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द मेन एलिमेंट यूज्ड इन द कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। सो इजी आंसर है इसका, आपका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का यहाँ पे यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में फॉर द पर्पज ऑफ, चाहे वो एटॉमिक बम बनाने के लिए लीजिए या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन से डिवाइस का यहाँ पे यूज किया जाता है, हम यूज करते हैं रेक्टिफायर्स का। ठीक है, रेक्टिफायर का यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी करंट। नेक्स्ट आपके पास है अ शॉर्ट पल्स ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर फॉर अ ग्लास स्लैब एट अ नॉर्मल इंसिडेंस पे वहाँ पे इंसिडेंट होती है लाइट। आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्लैब द फर्स्ट कलर टू बी एमर्ज आउट। आपको पता होगा यहाँ पे व्हाइट लाइट हम यहाँ पे किसी भी ग्लास स्लैब, बेसिकली आप उसे प्रिज्म मान लीजिए, वहाँ पे अगर आती है एयर से गिरती है, आपका वो ग्लास स्लैब है, सो व्हाइट लाइट आ रही है तो व्हाइट लाइट का यहाँ पे डिस्पर्जन हो जाता है, बेसिकली वो अपने अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है, और अपने वेवलेंथ के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग टाइप्स की लाइट आने लगती हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइट आपकी कौन सी आएगी, तो आपको पता होगा लाइट के अंदर में कई सारी लाइट होती है व्हाइट की लाइट के अंदर में। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट लाइट आएगी आपकी रेड लाइट आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और ये आपका डेविएट भी नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल डेविएट नहीं होती रेड लाइट, और वेवलेंथ भी इसकी लंबी होती है एज कंपेरेबल टू अदर लाइट जो भी आपके ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, वेब या फिर आपका वायलेट कलर हो गया। ठीक है, इन सारी तरीकों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, रेड लाइट सबसे पहले बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर 0.0050। इसका साइंटिफिक नोटेशन आपको बताना है। इसका साइंटिफिक नोटेशन आपका क्या होगा, दैट विल बी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली जो डेसिमल है उसको 5 के बगल में रखेंगे, ठीक है, 5 के पीछे कर देंगे, और इसके लिए आपको पावर में कर देनी पड़ेगी। यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कितना आपके पास है, 0.005 है। जब आप इसे 5 के जस्ट पीछे रख दोगे डेसिमल को तो आपके पास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल सा ही आपका 10 पावर -3 हो जाएगा, और इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इंक्रीजेस, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में आपके बढ़ती हुई देखने को मिलती है, इंक्रीज कर जाती है? एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड। सिंपल सी बात है, आपका ये एयर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइसिकल हैविंग द 10 kg वेट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे हाफ mv² का फार्मूला, जहाँ पे आपके पास मास कितना दिया गया है, मास यहाँ पे आपके पास 10 kg का दिया गया है, वॉल्यूम इसका वेलोसिटी आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आपका 5 से 5 कट जाएगा और ये आपका 20 का आपका 400 हो जाएगा और 400 इंटू 5 यानी 2000 जूल। सो 2000 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आप पे आता है क्वेश्चन है, what is the phenomena by which a liquid rise of a fall in a narrow tube। बेसिकली नैरो ट्यूब होती है और वहाँ पे अगर आप लिक्विड का राइज होता है या फॉल होता है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैपिलरिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फॉर द एटम कॉल्ड। अगर हमें किसी भी आइटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अलग अलग जो सेल होती है सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होती है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा उसको निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और जो सबसे ज़्यादा दूर होगा उसके लिए आपको सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। EMW में आपको बताना है बेसिकली EMW की जो स्पीड होती है वैक्यूम में कितनी होती है, तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है और ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीस्ट वेवलेंथ। सबसे छोटी वेवलेंथ आपको किस में देखने को मिलती है? गामा रेस में मिलती है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे छोटी वेवलेंथ आपको इसमें देखने को मिलती है। रेडियो वेव्स में आपको सबसे ज़्यादा वेवलेंथ देखने को मिलती है, ठीक है, बड़ी वेवलेंथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके पास है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ये आपका नॉर्मल हो गया, आपका ये इंसिडेंट रे हो गई और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे होती है। इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम टोटल एंगल बोलते हैं। ये आपका जो एंगल होता है ये आपका टोटल एंगल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो आपकी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये आपके आउटर साइड को जाती हैं और नेगेटिव वाली चार्ज में ये आपका इनवर्ड आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आउटर साइड के लिए जाती हैं और ये आपकी ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पार्टिकल इज। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? उसे हम बोलते हैं 0 केल्विन, जो कि नॉट पॉसिबल, अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। 0 केल्विन, 0 केल्विन पर कोई भी गैस की जो एनर्जी होती है यानी वो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल एक तरीके से शून्य हो जाएंगे और यहाँ पर जो इसकी जो एनर्जी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी एट, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड 0 केल्विन। ओके, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? लाइक अगर यहाँ पे आप देखोगे ये आपकी मेन पोजीशन होती है और ये आपकी जो आपका पेंडुलम होता है आप देखते हो वो आपका एक तरीके से मूव कर रहा होता है। अगर वो सबसे ये आपके मेन पोजीशन से जितना दूर जाएगा वही आपका एम्पलीट्यूड होता है, जिसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। यानी कि इसमें आपको ऑप्शन दिया कई सारे तरीके की वेव हैं और किसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको चलने के लिए। साउंड वेव है आपके पास, लाइट वेव है, एक्सरे, रेडियो वेव्स। आपको पता होगा साउंड वेव्स यहाँ पर जो होती है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपोगेशन के लिए, क्योंकि जहाँ पे मीडियम नहीं होगा वहाँ पे आप साउंड वेव नहीं आ सकती, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके फिजिक्स क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नर्सिंग एप्टीट्यूड सेक्शन। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नर्सिंग एप्टीट्यूड है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ पे, ऑस्ट्रोमलेशिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ऑस्ट्रोमलेशिया यहाँ पे किसके डिफिशियंसी से होता है? ऑप्शन आपके पास थायरॉक्सिन हार्मोन है, पैराथॉर्मोन है, विटामिन डी, विटामिन सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका विटामिन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, द क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल में लेड टू। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर यूज होता है अल्कोहल का, काफी ज्यादा यूज होता है तो ये आपके बॉडी के पार्ट्स को इफेक्ट करता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? यहाँ पे लीवर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से लीवर का हो जाता है सिरोसिस यानी कंप्लीट डैमेज ऑफ लीवर, ठीक है, ड्यू टू द यूज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड। पहली नर्स कौन थी पूरी दुनिया में, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नर्स कौन थी पूरे वर्ल्ड में? सो ऑप्शन आपके पास है वर्जीनिया हैंडरसन, स्टेफन गिलार्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर बेटी नोवन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट विल बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, आपको पता होगा। और इनकी जो पूरी बायोग्राफी है उसको अच्छे से पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट आपके पास है द की फीचर ऑफ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे बताना है कौन से फीचर्स होते हैं जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया में। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट मतलब होता है पूरी तरह से हर चीज एकदम बिल्कुल क्लियर रखना। सो ऑप्शन आपके पास है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये आपका स्टेप आता है जीरो वेस्ट मैनेजमेंट में, यानी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, जहां से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है वहां पे आप पहले से सेग्रीगेट कर लो कि जो खाना है या फिर जो आपके डाइजेस्टेबल है ऑर्गेनिक है उसको अलग जगह रख लीजिए, जो आपके पॉलीथीन है जो भी अदर टाइप के हैं उसको अलग तरीके से रख लीजिए, जिससे चीज़ों को अलग करने में और फिर बाद में इसका जो एक तरीके से मैनेजमेंट होता है वो आपका हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि जो अभी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे इनका हम आगे चलकर यूज करके फर्टिलाइजर की भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स वहां पे कर लिया जाना चाहिए। सेपरेट कलेक्शन फॉर ईच, बिल्कुल अलग अलग टाइप के कलेक्शन करना चाहिए, उनके लिए अलग तरीके के पॉलीथीन या फिर इसके कंटेनर होने चाहिए जहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट इसके साथ जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आपके पास है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एक्टिविटीज़, बिल्कुल लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, जितना ज़्यादा अलर्ट होंगे, आपका उस तरीके से जो वेस्ट का मैनेजमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ दिस, ये आपका जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आपके केंद्र सरकार के जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं आपके कौन से होते हैं, लाइक फर्स्ट आपका KGMU या फिर एम्स हो गया या फिर अलग जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका एम्स। जितने भी इंडिया में एम्स हैं वो सारे के सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, यानी जो केंद्र सरकार देखती है वहां से उनकी फंडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूटेड टू द गुड नर्स, यहाँ पे आपको बताना है इज नॉट एट्रीब्यूट, यहाँ पे एक अच्छी नर्स की जो होता है बेसिकली उसका करेक्टर नहीं होता। ऑप्शन आपके पास है एम्पैथी, ओवर फ्रेंडली, केयरिंग, टेक्निकल कॉम्पिटिशंस। ऑप्शन विल बी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ओवर फ्रेंडली, ठीक है। किसी भी नर्स को ओवर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, ये आपका एक अच्छी नर्स का एट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ अ शॉक या फिर फेंटिंग पर्सन, तुरंत वहाँ पे आपको फर्स्ट एड देने की जरूरत होती है। किस पेशेंट को देना है? शॉक, किसी भी पेशेंट को अगर शॉक हुआ है या फिर फेंटिंग जिसे मूर्छा बोलते हैं, ठीक है, अगर वो हो जाती है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले उसको लिटा करके और उसको जो पैर होता है थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं। ऐसा करने से जो आपका ब्लड होता है आपका मोस्टली आपके ब्रेन हार्ट की तरफ आ जाता है, जिससे जो आपका ब्रेन है और इसके साथ साथ आपको जो हार्ट पे जो वर्क प्रेशर होता है वो आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से वहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है आपको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हम करते हैं ले द पेशेंट डाउन एंड एलिवेट द फिट। ऑप्शन बी इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, What is the one that you should do when you suspect someone has a electrical burn? सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने देखा कोई भी सस्पेक्टेड है और उसको इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, चेक ब्रीदिंग एंड पल्स, चेक फॉर सीवियर ब्लीडिंग, या फिर चेक वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न्ड ऑफ, या फिर चेक फॉर शॉक। तो आपको सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को फर्स्ट एड देना है तो सबसे पहले वहाँ पे इन्वायरमेंट आपका सिक्योर होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे फर्स्ट एड देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप खुद सिक्योर होना चाहिए, तब दूसरे को आप सिक्योरिटी दे सकोगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि चेक वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न्ड ऑफ और नॉट, अगर वहाँ पे खुद इलेक्ट्रिसिटी है लग रही है और आप खुद ही चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप ये होता है कि खुद की सेफ्टी सबसे पहले देखना होता है, इसके बाद आप फर्स्ट एड के लिए जाओगे। नेक्स्ट आपके पास है डॉट्स इज अ नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस, डॉट्स आपका जो है आपका नेशनल प्रोग्राम है और इसको किसके लिए स्पेशली यहाँ पे एड्रेस करने के लिए किया गया है या किसके अंडर में आता है, ये आपका बेसिकली टीबी के लिए, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए आपके अंदर में इसके अंदर आता है डॉट्स। नेक्स्ट आपके पास है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ये कब लॉन्च किया गया था, ये आपका 2005 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर इंक्लूडेड नेशनल हेल्थ मिशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ मिशन पॉलिसी 2017 के अंदर में क्या क्या आता है आपका, तो इसके अंदर में आपका आता था इंट्रोड्यूस योगा, योगा को इंट्रोड्यूस करना हेल्थ के अंदर में, साथ में इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू 70 ईयर्स बाई 2025, 2025 तक जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है उसको 70 ईयर्स कर देना एवरेज। इसके साथ जो हेल्थ का बजट है वो 2.5% ऑफ जीडीपी का 2.5% जो आपका है उसको हेल्थ में इंट्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ें आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर में आती हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, यानी सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर कैंपेन वाज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन विच ईयर, किस साल में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये आपका 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, सो एन इम्यूनिटी लेवल एग्जिबिटेड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी इन अ पार्टिकुलर डिजीज, या फिर लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ पर्सन, या फिर लैक ऑफ कम्युनिटी।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी किसी भी एक कम्युनिटी के अंदर में डेवलप होती है और ये डेवलप हो जाती है। लाइक इन केस ऑफ कोविड-19 में देखा था कि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी उस वायरस के अगेंस्ट। जब वो एक बार इन्फेक्ट हो जाते हैं, बाद में बॉडी खुद से एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करती है और फिर वहाँ पे जो होता है एक तरीके से पूरे कम्युनिटी में एक हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, सभी लोगों के पास वो सेम इम्यूनिटी आ जाती है, ठीक है, उस वायरस के खिलाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, जिसमें इम्यूनिटी लेवल एग्जिबिटेड बाय द ग्रुप ऑफ अ इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी टू अ पार्टिकुलर डिजीज के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल ऑफ एनी डिजीज और सम इंसिडेंट नोन एज, यानी कोई किसी डिजीज का या फिर कोई इंसिडेंट हो जाए उसमें क्या बोलते हैं, तो उसे हम केस बोलते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट अ लो टेम्परेचर। कई सारी वैक्सीन का जो स्टोरेज होता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे होता है और उसके लिए पूरे एक पाथवे बना होता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग से, यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और जहाँ पे वैक्सीन साइट है जहाँ पे उसका यूज़ किया जाना है वहाँ तक के उसको पूरे तरीके से कोल्ड में ही आना होता है। तो वो आपकी कोल्ड चेन कहलाती है, यानी कि कोल्ड चेन में उसे बोलते हैं कोल्ड चेन। और वो पूरा एक कोल्ड चेन का पूरा प्रोसेस बना होता है जिसके अंदर पूरी वैक्सीन का जहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, तरीके से कोल्ड चेन होता है। और इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मींस इंट्रैक्शन ऑफ, यानी आपके पास जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होते हैं, ट्रायड मतलब 3 यहाँ पे होते हैं, और ये आपके इंट्रैक्शन किसके बीच में होता है, यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है एजेंट के बीच में, होस्ट के बीच में और इन्वायरमेंट के। ये आपके 3 रिस्पॉन्सिबल एजेंट होते हैं फॉर द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में। इसके अंदर में आते हैं एजेंट बेसिकली जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपका कॉजेटिव एजेंट होता है, होस्ट आप खुद होते हो और जो आपका आसपास का इन्वायरमेंट होता है, ये आपके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू द कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी टर्म्ड एज, यानी जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसे हम आईपीआर बोलते हैं। ठीक, आईपीआर मेंटेन करना, ये आपका आईपीआर होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपके पास है अ नर्स टेक अ पेशेंट वाइटल साइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ वाइटल साइन। सो आपको बताना है कौन से इसमें वाइटल साइन के कंसिडर होते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। सो मेंटल स्टेटस, विजुअल एक्यूटी, ब्लड प्रेशर या फिर यूरिन आउटपुट। सो ब्लड प्रेशर जो होता है ये आपका एक तरीके से वाइटल साइन के अंदर में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है प्लानिंग टू रेगुलेट द नंबर एंड स्पेसिंग इन अ फैमिली थ्रू द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल नोन एज, यानी एक तरीके से प्लानिंग करना, उसको रेगुलेट करना किसी भी फैमिली या कम्युनिटी के लेवल पे, वो आपका क्या आता है, उसे हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग इसके अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किल्ड वैक्सीन। यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन आपका किल्ड वैक्सीन में आता है। ओपीवी जैसे ओरियो पोलियो वैक्सीन, बीसीजी बेसिलस कालमेट गोरिन या फिर मम्स मिजेला रुबेला। ऑप्शन डी इज द रैबिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट। यहाँ पे आपको जो होता है किल्ड वैक्सीन देखने को मिलती है। ठीक है, रैबिस की जो वैक्सीन होती है आपकी किल्ड वैक्सीन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग। ठीक है, आपको बताएं यहाँ पे कौन सी ग्लैंड जो होती है बेसिकली बर्थ के टाइम पे तो सबसे बड़ी होती है लेकिन एज के साथ वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थाइमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थाइमस ग्लैंड जो होती है आपकी बर्थ के टाइम पे सबसे ज्यादा बड़ी होती है, इसके साथ एज में आपका रिड्यूस हो जाती है। और बेसिकली जो आपके न्यू बॉर्न होते हैं उनको इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा जरूरत होती है। आपका एज बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे आपका जो होता है इम्यूनिटी आपकी डिक्रीज करती है, और ओल्ड एज के पीपल में इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। अगर सीवियर ब्लड लॉस होता है यहाँ पे कौन सी मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है, करेक्ट आंसर विल बी ए। आपने देखा होगा एक्सीडेंट में मोस्टली जो ब्लड लॉस हो जाता है या फिर जो एक्सीडेंट होता है उसमें जो आपके डेथ हो जाती है वो मोस्टली केसेस शॉक की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जल्दी से टाइम पे एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और उससे पहले जो ब्लड होता है बॉडी का वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी आपके फंक्शनल ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है व्हाट इज द करेक्ट एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का जो करेक्ट एंगल क्या होता है एडमिनिस्टर करने के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 45 डिग्री पे हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट इन आईसीयू। आईसीयू में नर्स और पेशेंट का रेशियो क्या होता है, क्योंकि आईसीयू आपका इंटेंसिव केयर यूनिट होती है जहाँ पे पेशेंट की सबसे ज़्यादा देखभाल करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पेशेंट के लिए एक नर्स असाइंड होती है और इसका जो रेशियो होता है ये आपका ए होता है, यानी कि 1:1, एक पेशेंट के लिए एक नर्स वहाँ पे असाइंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच पल्स साइट इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेकिंग सर्कुलेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे ब्लड यानी कि पल्स चेक करने के लिए कौन सी साइट का यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होती है, तो ये आपका कैरोटिड आर्टरी
ठीक है। कैरोटिड आर्टरी जो होती है आपके, जो आपके नेक से होती हुई जाती है, इसका हम यहाँ पे जो होता है एक तरीके से असेसमेंट करते हैं और इससे वजह से हम पता लगाते हैं कि पेशेंट कैसा है। फॉर नॉर्मल पेशेंट में हम मोस्टली हम रेडियल आर्टरी का यहाँ पे एक तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु पेज अ रेंट फॉर द यूज ऑफ हाउस और लैंड। ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, उसका घर नहीं है बट वो वहाँ पे रहता है और उसके लिए रेंट पे करता है, चाहे वो घर हो या फिर कोई हाउस या फिर लैंड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो आपका टेनेंट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम टेनेंट बोलते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है अ शॉर्ट हैंडेड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। किसी भी वर्ड का आपका शॉर्ट एंड फॉर्म क्या होता है, उसे हम एब्रिविएशन बोलते हैं, आप कॉमनली यूज करते होंगे। ठीक है, ये आपका फोर्थ इसका आंसर राइट आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है अ पर्सन हु कम्स टू द कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। एक पर्सन है जो कि आपका दूसरे देश से है, ठीक है, कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल देयर, उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो आपका इमिग्रेंट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट। यहाँ पे ये ऑन होगा, ठीक है, इसके अंदर ऑन हो जाएगा। ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द रस्टी डोर मेड अ डैश स्क्रेचिंग नॉइज। यहाँ पे एक रस्टी डोर है और वो कैसे तरीके का नॉइज निकालता है, दैट विल बी हार्स नॉइज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रस्टी डोर मेड अ हार्स स्क्रेचिंग नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आई टेक माई डैश ऑफ टू आवर फ्रीडम फाइटर्स टू देयर सर्विस टू आवर नेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या ऑफ करा है, यहाँ पे हैट्स ऑफ जिसे बोलते हैं, काफी कॉमन ट्रेंडिंग टर्म है ये। आई टेक माई हैट्स ऑफ टू आवर फ्रीडम फाइटर्स फॉर देयर सर्विस टू द नेशन। एक तरीके से यहाँ पे ग्रेटिट्यूड, एक रिस्पेक्ट शो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्पॉट द एरर। अभी यहाँ पे आपको बताना है, इस एरर आपको बताना है इट इज पेनफुल टू सो दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। या फिर आपको बताना है सम, अब इसमें आपको बताना है एक तरीके से इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। सो ऑप्शन आपके पास है सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, या फिर नो एरर, या फिर इट इज पेनफुल टू सो दैट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे 100 की जगह सी होगा। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। इट इज पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है सिनोनिम्स आपको बताना है, यहाँ पे एलिगेंट का बताना है। तो एलिगेंट का यहाँ पे बताने का मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका डिग्निफाइड। ठीक है, एलिगेंट का होता है आपका डिग्निफाइड पर्सनालिटी, काफी ज्यादा एक तरीके से चर्चित या फिर काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा आत्मसाक्षी, यानी एक तरीके से फैस, जो आप डरता नहीं है किसी से, तो इसका जो सिनोनिमस हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है एंटोमिनस। इसका आपको विलोम बताना है। डिलाइट का विलोम क्या होगा, डिलाइट का आपका हो जाएगा, डिलाइट का मतलब होता है एक तरीके से खुश होना, और इसका आपका पास विलोम हो जाएगा सॉरो। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है इंथुआजम। इंथुआजम का आपको बताना है यहाँ पे विलोम, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास हो जाएगा सी, दैट विल बी एपैथी। एंथुआज्म का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट लेना काफी ज्यादा, उसके लिए एक्साइटमेंट होना। लेकिन जो एपैथी का मतलब होता है वहां पे डिमोटिवेट हो जाना या फिर इंटरेस्ट लूज कर देना, इसका आपका एंटोमिनस बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है 4 वर्ड दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से किसका स्पेलिंग गलत है, रॉन्ग स्पेल्ड है। सो फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। सो ऑप्शन आपके पास है मैथमेटिशियन, स्टेटिशियन, डाइटिशियन या फिर फिजिशियन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला होगा मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए लगा हुआ है और ये ए नहीं लगेगा, यहाँ पे ई लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैथमेटिशियन, यहाँ पे ई लग जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है एक्टिव एंड पैसिव। आई शॉल राइट अ लेटर, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। ठीक है, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। अरेंजमेंट आपको बताना है फॉलोइंग सेंटेंस का। सो फर्स्ट आपके पास क्या है, एन ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ से आपका अरेंजमेंट स्टार्ट होता है, आपको दिया गया क्वेश्चन PQRS, देन लास्ट में 6 दिया गया है वहाँ पे कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पे PQRS में आपको बताना है पूरी कंप्लीट अरेंजमेंट, उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो एन ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सो एन ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश हु वाज अ चार्ज ऑफ ट्रिब्यूनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे, यानी क्या था, वो एक ऑफिसर था जो कि आपका चार्ज था, इंचार्ज था ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, जनजातीय जहाँ पे जो उसका डेवलपमेंट होना उसका चार्ज था। उसके बाद क्या होगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा, फिर फाउंड दैट ट्राइबल्स पुट इन, इसके बाद आपका हो जाएगा पी, उसने पाया कि जो ट्राइबल्स थे वो पुट यानी कि क्या डालते थे, आर के बाद पी, देन आपका इसके बाद आ जाएगा एस हो जाएगा। ठीक है, सर्टन गम्स एंड वुड, सर्टन गम्स एंड वुड, इसके बाद आपका आ जाएगा मटेरियल इन टर्बिल वाटर, दैट विल बी सी। यानी आपका क्या, इसका जो करेक्ट बन रहा है आपका RPSQ, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगर आप इसी
एक तरीके से फ्रीक्वेंटली देखोगे, सो इसका हो जाएगा एन ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपका आर आता है, एन ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश हु वाज इन चार्ज ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट फाउंड दैट ट्राइबल्स पुट सर्टेन गम्स एंड वुड मटेरियल इन टर्बिड वाटर। ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। टू मेक वाटर क्लियर, लास्ट में आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ पे इसका मतलब क्यू के बाद आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है, दे हैव नो हाउस टू लिव इन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला हो जाएगा, दे हैव नो हाउस टू लिव इन। The next question is self control and patience will carry a man dash difficulties। तो इसको करेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओवर डिफिकल्टीज, यानी डिफिकल्टीज को खत्म करने में मदद करेगा अगर सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस है उसके पास तो। ठीक, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस मीन्स। यहाँ पे एक अंडरलाइन किया गया है वर्ड और उसका आपको बताना है मतलब क्या होगा। इट इज वेरी डिसकॉर्टियस टू इंट्रूड ड्यूरिंग समवंस कन्वर्सेशन। सो आपको इंट्रूड का यहाँ पे जो है इसका मतलब बताना है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर इंट्रूडिंग करना यानी एक तरीके से हस्तक्षेप करना या विदाउट परमिशन बोलने लगना, तो वहाँ पे कैसा लगता है कि आपका बेसिकली उसे इंट्रूड बोलते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बी इन द वे, उसी में चले जाना। दैट विल बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स एन एरर, जिसमें एरर है। सो आपके पास क्या है क्वेश्चन, सी डू नॉट लाइक टू गो आउट इन द रेन, वो पसंद नहीं करती है बाहर जाना बारिश में। सो इसका क्या मतलब होगा, आपके पास इसका जो एरर है इसका पास आपके पास एरर है सी बी हो जाएगा। ठीक है, सी डज नॉट लाइक टू गो आउट इन द रेन, यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, यहाँ पे डज नॉट होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता प्रेमी होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, उसका होता है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो दूसरों की हेल्प करता है। ठीक, यहाँ पे आपके अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है ऑकरेंस की। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, OCCURRENC इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना आपको क्या है आपके पास क्वेश्चन, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, वो कल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम टुमारो, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय देम टुमारो, या द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो ऑप्शन ए होगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम बाय टुमारो। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या पे है, अगला क्वेश्चन है, पैसेज है और पैसेज को पढ़ के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देना है। बेसिकली इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, छोटा सा पैसेज दे करके 2-3 क्वेश्चन उसके अंदर से पूछ लेंगे। सो पैसेज क्या है, सबसे पहले इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, देन उसका आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पैसेज आपके पास क्या है, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक हर जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, सही बात है। फ्रॉम पैकेजिंग टू द फर्नीचर, पैकेजिंग से लेकर के फर्नीचर तक के इट इज अनअवॉइडेबल, बट प्लास्टिक वेस्ट हैव बिकम अ ग्लोबल कंसर्न, ये ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। ये आपका चोक्स रिवर, पूरी तरह से रिवर को बेकार कर देता है। ओशंस में हो गया है हार्म मैरीन लाइफ, जो आपकी मैरीन लाइफ होती है उसको भी पूरा नुकसान कर देता है। रिसाइकलिंग एज अ पार्शियल सोल्यूशन, अगर इसका रिसाइकलिंग किया जाए तो ये आपका एक पार्शियल सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं आता। बट रिड्यूसिंग यूसेज इज अ मोर इफेक्टिव, लेकिन रिसाइकलिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है तब जब हम उसका यूज़ कम कर दें। अगर आप यूज़ कम कर देंगे प्लास्टिक का तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो यहाँ पे इसका अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन कंसर्न मेंशन इन द पैसेज, मेन कंसर्न क्या आपका पैसेज में बताया गया है। प्लास्टिक इज चीप, क्या प्लास्टिक सस्ती है, प्लास्टिक हार्म मैरीन लाइफ, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड इजिली, प्लास्टिक इज गुड फॉर पैकेजिंग। इसका जो करेक्ट हो जाएगा आपका प्लास्टिक हार्म मैरीन लाइफ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द बेटर सोल्यूशन देन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग से बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिसाइकलिंग से बेटर सोल्यूशन आपका है बी, दैट इज रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूजेस। अगर हम प्लास्टिक का यूज रिड्यूस कर देते हैं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट डज द वर्ड अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कांट बी अवॉइडेड, जो कि आपके अवॉइड ही ना किया जा सके। दैट विल बी राइट आंसर। सो ये थे आपके 120 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेस्ट 07 का एक क्वेश्चन गलत हो गया था तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द, यहाँ पे जो स्काई का ब्लू कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो ब्लू कलर जो होता है स्काई का वो आपका स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। यहाँ पे गलती से ए ऑप्शन लग गया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता, बी होगा आंसर इसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो होप आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, और अपना कमेंट स्कोर में अच्छे से बताना।
एग्जाम टाइम आपके पास बहुत ही कम रह गया है, टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना और रिवीजन इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ भी नया पढ़ने का कोशिश ना करो, जो भी आपने कुछ पढ़ रखा है, आप जो भी नोट्स बनाए हो उसको अच्छे से रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नहीं तो एग्जाम टाइम में जब आपको याद करना होगा, रिकॉल करना होगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगी और कन्फ्यूजन में ही यहाँ पे क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से अभी रिवाइज करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।